नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का कुछ पार्ट, जिसमें आज अपन चर्चा करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव यानी संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में। साथ ही साथ अपन बात करने वाले हैं कोलिजन की, टक्कर से संबंधित टॉपिक की, कि टक्कर कितने प्रकार की है, टक्कर की डेफिनेशंस क्या है और किस प्रकार की टक्कर में मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार रहती है। तो आज बात करते हैं अपन कक्षा 11 के टॉपिक की, जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी क्लास 11th। सब्जेक्ट अपना है फिजिक्स। टॉपिक आज का अपना है कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। संरक्षी बल, इसकी 2-3 परिभाषाएं हैं। एक बात याद रखो, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। पहली डेफिनेशन अगर बात कहूँ कि यदि, या फिर ऐसे कह दूं, वह बल जिसके द्वारा वस्तु को विस्थापित किया जाए या कार्य किया जाए, तो कार्य का मान इसके पथ पर निर्भर न करके वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे। अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे, तो इस प्रकार के बल को संरक्षी बल कहेंगे। यानी कि वो बल जो केवल द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स only on the final and initial positions of the body. It does not depends on the path length या path पर डिपेंड नहीं करता है। Then this type of force is called conservative force. Otherwise it is called non-conservative force. मैंने इसमें वर्क की बात और कर लिया साथ में, तो सिंपल सी बात है, इसमें मैंने वर्क का इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो भी आप फोर्स से फाइनल और इनिशियल पोजीशंस की बात करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक वर्क के इक्वल होता है। दूसरा इसकी डेफिनेशंस है वो देखिए। तो नेक्स्ट परिभाषा बच्चों अपनी हो जाएगी कि समझने वाली बात है, अगर आप किसी एक बॉडी को
एक पॉइंट से धक्का देना शुरू करो या 2-3 फोर्स लगा दो इस पर, F1 भी लगा दो, F2 भी लगा दो और ये गति करना शुरू कर दे। जहाँ ले जाके इसको रोकोगे या जहाँ इसको छोड़ोगे वो फाइनल पॉइंट है। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है इसका फाइनल। तो दूसरी परिभाषा ये बन जाएगी कि जब किसी एक वस्तु पर एक या दो से अधिक फोर्स लगाते हो और उस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहे, यानी प्रारंभिक स्थिति पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वही फाइनल पॉइंट पर। मान लो प्रारंभ में ये रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी और अंतिम बिंदु पे ले जाके आपने उसको रेस्ट में रख दिया, गतिशील अवस्था में नहीं छोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वही बाद में लास्ट में रहेगी। या फिर कोई गतिशील थी, उसको धक्का देना शुरू किया और उसी स्पीड को बनाए हुए लास्ट तक छोड़ दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब दूसरी परिभाषा ये हो गई कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं किसी बॉडी पर और उस स्थिति में उस वस्तु की या उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक, तो इस प्रकार के बल कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। सिंपल सी डेफिनेशन, आपसे कोई नॉन कंजर्वेटिव पूछे तो कंजर्वेटिव की डेफिनेशन लिखो और आगे कह दो इस प्रकार का फोर्स नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि व्हेन वन और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन सच ए वे देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट व्हेन पार्टिकल रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी पहले वाली स्थिति में वापस आए, यानी ये पहले रेस्ट में था, अगर ये रेस्ट में ही वापस आ जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। हिंदी में कह सकते हैं जब किसी कण पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हो कि पिंड प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो आने तक उसकी गतिज ऊर्जा है वो नियत बनी रहे, तब इस प्रकार के बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इसकी तीसरी डेफिनेशन, आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो इन तीनों डेफिनेशन में कोई सी एक डेफिनेशन लिख दो, तीनों स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं जब तक सामने वाला पूछे नहीं। सामने वाला अगर कहे कि गिव्स द 3 स्टेटमेंट्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब तीनों स्टेटमेंट लिखने हैं, अदरवाइज आपको कोई सा एक स्टेटमेंट से डेफिनेशन प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका नंबर 3 स्टेटमेंट देखो। अब की बार वाले में क्या आ जाएगा कि द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगा यदि यानी इफ इट इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, जब इसे पार्टिकल अप्लाई करें तो वर्क का मान एक पूरे साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो। तो इफ इट इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल द वर्क डन इज 0 फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, then it is called conservative force। यानी हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल की उपस्थिति में एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य का मान 0 होगा। बस लाइन खत्म। ये 3 परिभाषाएं हैं, तीनों आपने भी इसमें एक सीखा है, चूंकि हम जानते हैं किससे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये बात और लिख दो, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि वर्क का जो मान होता है, अब ये याद रखें, सिलेबस से भले ही हटा दिया हो, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखें कि किसी भी पार्टिकल पर किया गया वर्क यानी W का जो मान है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KE। तो W का मान आ जाता है डेल्टा K का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, KF माइनस KI। ये फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है, इसके जस्ट नीचे लिखो, फॉर कंप्लीट साइकिल यानी पूरा चक्र का मतलब आपने यहाँ से इस पॉइंट को शुरू किया, धक्का देना, लगाना, फोर्स लगाना और घुमा के वापस ऐसे कहीं भी कैसे भी घुमा के वापस यहाँ लेकर ही खड़ा कर दिया, तो ये पूरा एक सर्किल हो गया।
पूरा एक साइकिल हो गया। तो फॉर कंप्लीट साइकिल W इजिकल टू क्या होता है 0। अब W 0 है, इसका मतलब W का मान तो KF माइनस KI के बराबर था, ये 0 हो गया। इसका मतलब KF इजिकल टू KI। देखो पहले वाली परिभाषा वापस प्रूव हो गई, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का उदाहरण यहाँ वापस मिल गया है कि कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क 0 है, इसलिए KF इजिकल टू KI है। हिंदी में हम कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कौन सी प्रमेय है भैया, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य का मान क्या होता है भाई, कार्य का मान, कार्य W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किस में परिवर्तन है भाई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा K लिख सकते हैं। परिवर्तन का सूत्र क्या बन जाएगा कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, KF, F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल, KF माइनस KI। ये किसके बराबर हो रहा है भाई, 0 के बराबर। कब, जब एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है तब। तो एक पूर्ण चक्र के लिए हिंदी में क्या लिख दोगे, एक पूर्ण चक्र के लिए W इजिकल टू 0, इसका मतलब W इजिकल टू KF माइनस KI इजिकल टू 0, इसका मतलब KF है वो KI के बराबर है। तो ये थी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशंस। अब आप इसमें अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव पूछे तो आप कह सकते हो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वे सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं। तो नीचे नोट डाल के लिख सकते हो कि इफ देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स देन ऑल फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल नहीं लगता है तो वहां लगने वाला बल असंरक्षी बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है भाई, असंरक्षी बल कहलाता है। ये लिख दो, नोट डाल के लिख दो। यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल नहीं लगता, अब संरक्षी का मतलब गतिज ऊर्जा कांस्टेंट नहीं रहती, कार्य का मान 0 नहीं होता, वो पथ पर भी निर्भर नहीं करता। ये तीनों चारों बातें क्या क्या, बल पथ पर निर्भर करे, ठीक है, उसमें नहीं करना मतलब कंजर्वेटिव हो गया। अगर पथ पर निर्भर करे या कार्य का मान 0 नहीं हो या गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहे, तीनों बातें आ गई है। यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल नहीं लगता तो वहां असंरक्षी, तो वह असंरक्षी बल कहलाता है। तो वह असंरक्षी बल कहलाएगा, ठीक है। ये कोष्टक में तीनों परिभाषाएं एक साथ आ गई है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क 0 नहीं है फॉर कंप्लीट साइकिल, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। if there is no conservative force on a body, कोष्टक में लिख सकते हो it is depend on the path, एक बात तो ये होगी, या फिर और the work is not 0 for complete cycle, या इन ए कंप्लीट साइकिल, एक ही बात है। और द काइनेटिक एनर्जी K डॉट E का मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कांस्टेंट, तीनों बातें एक साथ आ गई। देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये पूरी लाइन लिख देना। अब एक अपने पास टॉपिक है
ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अपने पास दो प्रकार के तल हो सकते हैं, ये है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। दो प्रकार की स्थिति है बच्चों। एक तो होता है कि आप अगर किसी पत्थर को ऐसे धागे से बांधकर इस प्रकार इसको और इसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ। सर्कुलर में दो स्थितियां हैं, कैसे कैसी स्थिति है देखने वाली बात है। एक तो जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु को आप इस प्रकार ऐसे घुमाओ, तो ये स्थिति तो कहलाती है क्षैतिज तल में वर्ताकार गति, यानी कि ये जो प्लेन है ये कहलाता है क्षैतिज, ठीक है। वहीं इसी को मैं इस प्रकार घुमाऊं, ऐसे ऐसे धागे से बांधकर और ऐसे घुमाऊं, तो ये जो प्लेन होता है ये कहलाता है वर्टिकल प्लेन। दो स्थितियां हैं हमारे पास। अक्सर हम दैनिक जीवन में इनको कई बार काम में लेते हैं। गोफेंड को फेंकते हैं तो उसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमा के फिर राउंड करते हैं। वहीं अगर किसी पेंडुलम की बात करें या किसी दूसरे पत्थर की बात करें जो धागे से बांध कर ऐसे सर्कुलर घूमे, तो वो कहलाता है क्षैतिज तल में गति। हमारे अब की बार सिलेबस में है वर्टिकल प्लेन में गति। वर्टिकल का मतलब, अब दोनों चित्र एक साथ बनाता हूँ, देखना। जैसे मैं एक धागे से बांधकर किसी पत्थर को छोड़ दूँ, फिर इसको धक्का देके छोड़ दूँ r रेडियस के पाथ में, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। एक बार ये इधर जाएगा, एक बार ये इधर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। ये तो कहलाती है क्षैतिज तल में गति। कौन सी गति? वर्तीय गति। अब इसी को मैं ऐसे घुमाऊं तो उसके लिए मुझे किसी धागे में टेंशन चाहिए, बिना तनाव के वो घूमेगा नहीं। अगर आपने ल्यूज छोड़ दिया, मान लो इसको घुमा रहे हो और धागे को ल्यूज छोड़ दिया तो अंदर आके गिर जाएगा। वहीं अगर आपने ज़्यादा तेज घुमाया और हाथ से उस धागे को छोड़ दिया तो वो दूर चला जाएगा। सर्कुलर पाथ को बैलेंस में बनाए रखने के लिए हमें दो प्रकार की पोजीशंस चाहिए। एक तो ये, मान लो मैं ये कहूँ कि किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ है, घूमते वक्त यहाँ पर है। जब ये यहाँ पहुँचता है, ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगता है वेट, W = mg। इस पे दो प्रकार के फोर्स लगेंगे, एक तो वेट लगेगा, दूसरा इस पर लगेगा टेंशन। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन, ठीक है। तो अब हम ढंग से देखें तो हमेशा वेट जो है स्ट्राइट पोजीशन में लगता है। मान लो ये पार्टिकल यहाँ है तो वेट इसका यहाँ लगना चाहिए, लेकिन टेंशन तो अंदर की साइड में, इसलिए इसके दो कंपोनेंट बन गए। एक तो बन गया टेंजेंट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसकी हमेशा वेलोसिटी होती है, एक इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बन गया, तो ये W = mg है। इस W के दो कंपोनेंट बन गए इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया, अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये बन गया W cos थीटा, या फिर कह सकते हो mg cos थीटा, एक ही बात है। ये वेट के कंपोनेंट है। चूंकि वेट यानी भार एक सदिश राशि है, क्योंकि ये बल होता है, और बल की दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है क्षैतिज कंपोनेंट, एक इस v की डायरेक्शन में बन रहा है W sin थीटा। ये W sin थीटा है ना, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा। कौन सा फोर्स प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, क्योंकि यही तो इसको वर्ताकार घुमाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, इसको अंदर की साइड में तनाव बल उत्पन्न करने के लिए टेंशन लग रहा है, तो तनाव बल अंदर लग रहा है, W cos थीटा बाहर लग रहा है। ये इसको बैलेंस किए हुए हैं टेंशन को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मान लो हमारे पास दो तीन स्थितियां ले लो। एक इस B पॉइंट पे ले लो। B पॉइंट पर जब अगर पार्टिकल पहुंचता है तो वेट जो W है ना, उसके कंपोनेंट नहीं रहेंगे। mg cos थीटा और mg sin थीटा दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में नीचे की साइड में आ जाएंगे। अगर मैं ऊपर की पॉइंट की बात करूं, इस B पॉइंट की, यहाँ अगर पार्टिकल पहुंचता है, पत्थर या जो भी हमने धागे से बांध रखा है, यहाँ पहुंचता है तो वेट नीचे लगेगा और तनाव बल भी नीचे की तरफ लगेगा। mg cos थीटा और mg sin थीटा ये दोनों के दोनों कंपोनेंट नहीं रहेंगे।
कंपोनेंट हमेशा यानी घटक हमेशा किसी भी क्षैतिज या वर्टिकल के साथ जब कोई कोण बनाता है, जैसे ये डब्लू कोण बना रहा है थीटा एंगल, तो इस डब्लू के दो कंपोनेंट, एक तो क्षैतिज डायरेक्शन में बन जाएगा जिसको हम डब्लू कोस थीटा कहेंगे, एक इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली इसके एकदम 90 डिग्री पर यहाँ पर ये बनेगा डब्लू साइन थीटा। सेम की सेम कंडीशन ये है। अगर मैं यहाँ पर बात करता इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वेट का कंपोनेंट और डब्लू साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते यहाँ इस पॉइंट पर। और मैं अगर इस बी पॉइंट पर बात करता, मान लो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर अगर बात करता तो डब्लू साइन थीटा और डब्लू कोस थीटा दोनों के कंपोनेंट बचते ही नहीं, क्योंकि क्षैतिज के साथ ये थीटा जो है ये डब्लू ऑटोमेटिक इस लाइन पर ही आ जाता, तो डब्लू का मान ये कंपोनेंट के रूप में नया आके सीधा एम जी बचता। लेकिन इन दोनों स्थितियों के अलावा तो दूसरी स्थितियां हैं जहां पर इनके कंपोनेंट बन रहे हैं, तो मैंने कंपोनेंट वाली पोजीशन भी साथ में ले ली। अगर ये बी पॉइंट पे आता है तो थीटा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बस कंडीशन लग जाएगी। तो इसी आधार पर मैंने ये कहा कि मान लेते हैं किसी क्षण ये पी पॉइंट पर है और पी पॉइंट पर एम द्रव्यमान वाले कण का भार जो होगा, यानी ये क्या है, भार, वेट, इसका मान होगा mg। ये mg क्षैतिज के साथ यानी टेंशन जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसी के साथ क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो mg कोस थीटा, और जस्ट इस w के 90 डिग्री पर जो होगा mg साइन थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, लिखते हैं कुछ लिखने वाली बात। चलो शुरू करते हैं। कंसीडरेशंस, कुछ कैसी कैसी कंसीडरेशंस हैं देखते हैं। लिखो, माना एम द्रव्यमान का एक पिंड एल लंबाई के धागे, एल का मतलब त्रिज्या हो जाएगी, एल लंबाई के धागे से ऊर्ध्वाधर तल में वर्ताकार गति कर रहा है। इस स्थिति में इस पिंड पर दो बल कार्यरत हैं। लेट m मास ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन in vertical plane, then on this condition there is two forces acting on it। नंबर 1, अब ये दोनों बातें एक साथ लिख देना हिंदी मीडियम वाले। एक तो लगता है वेट, भार, जिसको हम W = mg कहेंगे। एक लगता है टेंशन, तनाव बल, T। दो स्थितियां हैं, दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। डायग्राम बना दो साथ में। ये इस पॉइंट के साथ थीटा एंगल बना रही है, बी वाली अक्ष के साथ। यहाँ से ये जो धागा जो है इस किसी टाइम टी पर पी पॉइंट पे पहुँचता है तो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। ये एंगल थीटा भी इसमें रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होगा, हम कहेंगे इस स्थिति में पिंड पर बल के दो घटक होंगे। एक तो होगा F पैरेलल,
यह पिंड के भार के समांतर होगा, पिंड के भार के समांतर होगा। दूसरा है परपेंडिकुलर, यह पिंड की गति के लंबवत लगेगा। तो हम कह देंगे इन दिस कंडीशन देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस या ऑफ द फोर्स कौन सा है, वेट लग रहा है इसमें तो एक प्रकार से। नंबर फर्स्ट ए पैरेलल, ये क्या कह देंगे, इट इज पैरेलल टू द वेट, यानी mg के इक्वल आएगा ये तो। दूसरा है परपेंडिकुलर, इट इज नॉर्मल टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा। तो लिख देते हैं हम लोग क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए, देखते हैं। एफ पैरेलल जो है ना, ये टी अंदर की तरफ लग रहा है और डब्लू कोस थीटा बाहर की तरफ लग रहा है। दो स्थितियां हैं। अगर कोई चीज़ वर्ताकार घूमती है ना ऐसे, तो उसमें दो फोर्स लगता है, एक तो बाहर की तरफ लगता है, एक अंदर की तरफ। इस बाहर की तरफ लगने वाले और अंदर की तरफ लगने वाले, जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल और एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब अंदर की तरफ लगने वाला। अब इसमें अपकेंद्रीय कौन सा लग रहा है, टी कोस टी लग रहा है, और अभिकेंद्रीय कौन सा लग रहा है, एम जी कोस थीटा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो पैरेलल के रूप में लग रहा है। दूसरा एक और है, ये है ये डब्लू साइन थीटा, ये इसका कंपोनेंट है, एम जी कोस थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो एफ पैरेलल का जो मान आएगा ना, वो तो होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। यानी ये पैरेलल का मतलब जो वेलोसिटी जा रही है इसी की डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो वेलोसिटी के पैरेलल। अब वेलोसिटी के लंबवत कौन कौन से लग रहे हैं, ये दो लग रहे हैं वेलोसिटी के लंबवत। अब इसमें एक अंदर लग रहा है और एक बाहर लग रहा है। तो एफ परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा टी माइनस एम जी कोस थीटा। ये दो समीकरण ही याद रखनी है बस, इनसे सब कुछ आ जाएगा हमारे पास, सारे मान आ जाएंगे इससे हमारे पास। अब देखो ढंग से हिसाब से देखें तो डब्लू कोस थीटा की भी डायरेक्शन लगभग वी की डायरेक्शन में ही रहती है। यहां देखें तो हम नंबर एक पहले समीकरण से, एफ पैरेलल जो है वो है m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो विच इंप्लाइज एक्सीलरेशन ए का मान कितना आ गया भाई, जी साइन थीटा के इक्वल। नंबर समीकरण 3 दे दो इसको। एक्सीलरेशन ए का मान क्या आ गया, वो भी कौन सा एक्सीलरेशन है, ये पैरेलल वाला बोल दो, क्योंकि एक्सीलरेशन दो स्थितियों में आएगा, एक स्पर्शीय त्वरण आएगा और एक आएगा समांतर त्वरण। तो एफ ए पैरेलल का मान आ गया जी साइन थीटा। वहीं परपेंडिकुलर वाले की बात और करो, परपेंडिकुलर वाला इसको अभिकेंद्रीय बल दे रहा है भाई, यानी कि v जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय की बात करेगा, क्योंकि एक बाहर की तरफ लग रहा है तो वो भी mv²/r होता है, अंदर की तरफ फोर्स लगता है इसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए, वो भी mv²/r होता है। तो अब कह देंगे f परपेंडिकुलर, तो नंबर 2 समीकरण से f परपेंडिकुलर का मान है mv²/r। इसका मतलब mv²/r किसके बराबर होगा भाई, t माइनस एम जी कोस थीटा के बराबर होगा। m
को अगर उधर ले जाना चाहो तो टी को साइड में निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टी को अगर इधर निकालो तो ये आ जाएगा mv² बटा आर माइनस एम जी कॉस थीटा, लिख दो प्लस कॉस थीटा, एम जी प्लस का हो जाएगा। टी इज इक्वल टू आ गया mv² बटा आर प्लस एम जी कॉस थीटा। इसमें m को कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो कॉमन, तो ये आ जाएगा v² बटा आर प्लस जी कॉस थीटा, यानी कि डोरी में तनाव इतना रहना चाहिए, ठीक है। डोरी में टेंशन कितना रहना चाहिए, m इंटू v² बटा आर प्लस, ये समीकरण नंबर 4 दे दो, v² बटा आर प्लस जी कॉस थीटा। ये इस वर्टिकल प्लेन के लिए विशेषता है बच्चों, छाप दो ये सब कुछ। अब कह दो बी पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर तो थीटा का मान 0 है, जैसे ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1, तो हम कह देंगे एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर टेंशन टी का जो मान होगा ना वो m इंटू v² बट्टा आर प्लस जी के बराबर होगा। ये कौन से पॉइंट पर, टी बी, बी पॉइंट पर, पैर में बी लिख देना। बी बिंदु पर तनाव, टेंशन, टी बी इज इक्वल टू mv² बटा आर प्लस जी। और देखो एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर कितना आ जाएगा भाई, देखने वाली बात है, बी से जैसे ही ए पे जाएगा तो 180 डिग्री का कोण बना लेगा ये, यहां से जैसे ही ए पे जाएगा ये ए पॉइंट, तो 180 का एंगल बन जाता है, कोस 180 का मान -1, तो टी ए इज इक्वल टू आ जाएगा m v² बटा आर माइनस जी, ये भी छाप दो साथ में। तो ए और बी बिंदु पर, यानी कि एक तो डाउन डी नीचे का पॉइंट, एक है ऊपर का पॉइंट, यहाँ पर थीटा 0 है, ए पे पहुंचते ही घूम के कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ए और बी के बीच 180, कोस 180 का मान जैसे यहाँ इसमें 4 नंबर समीकरण में रखोगे कोस 180 का मान, तो -1 से जी को गुणा करोगे तो माइनस जी आ जाएगा। ए और बी बिंदुओं पर इनके मान हमें प्राप्त हो गए हैं। तो ये था हम लोगों के इसके टॉपिक्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।